आ रहा है क्या? चलिए इधर देखो दोस्तों, कैसे हो सब लोग? सब लोग ज्वाइन करेंगे। और पिछली क्लास में हमने देखा था, आप सभी लोगों ने परखा। बीटा पीके, हम इस पे थे ना। इधर देखो जरा, मैंने आपको बताया था कि हम बात कर रहे थे सबसे पहले रिडक्शन फैक्टर बीटा पीके के पैकिंग प्लेट के लिए दोस्तों। पी बीटा पीके दिस इज इक्वल टू 1 - 0.0125 टीपीके। टीपीके जहां पर थिकनेस ऑफ पैकिंग प्लेट था, मैंने आपको सारा का सारा बताया, कब आपको जरूरत पड़ेगी इसकी वो भी बताया था। उसके बाद VDSB कहने का मतलब है डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड या शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड। निकालते थे कुछ इस तरीके से, क्या FUB अपॉन √3 इंटू 1 to 1.25 ब्रैकेट में ANB प्लस NS इंटू ASB और मल्टीप्लाई कर रहे थे इन रिडक्शन फैक्टर से बीटा LJ, बीटा LG और बीटा PK से। और दोस्तों इसके बाद की बात करें तो बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड हमने देखा, जिसमें VDPB जहां पर VNPB अपॉन गामा MB था, जिसको हमने देखा कि निकालने का तरीका 2.5 KB इंटू T इंटू 5 इंटू FU अपॉन 1.25। और दोस्तों यहाँ पर गामा MB का वैल्यू ही तो रखा था 1.25। हमने आपको कहा था कि 2.5 फैक्टर क्या कंसिडर करते हुए चल रहा है। और यहाँ पर मैंने ये भी बताया था कि ये जो KB है इसको निकालने का तरीका क्या है। KB जो है दोस्तों यहाँ पर मिनिमम ऑफ द E/3D और P/3D माइनस 0.25 और तीसरा 5U/FU और 1, मतलब कि 4 फैक्टर आपको देखने पड़ेंगे यहाँ पर। पहला फैक्टर है E जो कि एंड डिस्टेंस होता है अपॉन 3 टाइम्स ऑफ D ध्यान रखिएगा यहाँ पर ग्रॉस डाया होता है या बोल्ट होल डायामीटर होता है। P/3D अगेन माइनस 0.25, ये पूरी टर्म्स है एक, ये पूरी एक टर्म है दोनों। पहला टर्म से हो गया, इसको देखना है। फिर दूसरी टर्म ये हो गया P/3D माइनस 0.25, तीसरा टर्म्स FUB/FU दिया जाएगा आपको ये भी, और लास्ट है आपका 1। इन चारों टर्म्स में से देखना होगा कि आपका मिनिमम कौन सा है और वही कहलाएगा KB। और जब आपका KB आ जाएगा ना दोस्तों, इसी चीज को तो यहां पर रखना है जी, यहां पर फॉर्मूले में। P आपको पता ही है थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर, तो यहाँ पर FUB जो होगा FUB अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है, जबकि FU जो होगा ये होगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज के एपिसोड को हमारे पास हमने देखा। सबसे पहली बात तो हमारे पास VDPB का फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देते हैं। VDPB डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, जिसका मान है, बल्कि मैं दोनों फॉर्मूले को एक बार फिर से रख देता हूँ क्योंकि बार बार लिखोगे तो याद भी हो जाएगा आपको। पहले तो VDSB डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड। सर हमने देखा था कि हमारे पास डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड सबसे पहले FUB अपॉन में √3 इंटू 1.25 था दोस्तों। और उसके बाद आप कर रहे थे NN ANB प्लस NS ASB, और दोस्तों वहां से मल्टीप्लाई हो रहा था आपका बीटा LJ इंटू बीटा PK, बीटा LSG करो ग्रिप लेंथ वाला, और बीटा PK। ये तो था आपका डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। उसके बाद हम आएंगे डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट VDPB। और VDPB जो है ना दोस्तों, VDPB ये है ना जो VDPB, उसमें सबसे पहला जो है, सबसे पहला जो सवाल है वो ये है। VDPB में सबसे पहला ये सवाल है कि आपको करना क्या है। तो 2.5 था दोस्तों, यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हो रहा था किससे, KB से जो फैक्टर था आपका। उसके बाद T से मल्टीप्लाई हो रहा था, इंटू 5 से मल्टीप्लाई हो रहा था। देखो ये जब आपको तरीका पता रहता है ना कि हम ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेंथ है तो स्ट्रेस इंटू एरिया करना है। तो एरिया में आपका T और 5 से हो रहा था, वहां पर ये दो फैक्टर बस याद रखना है। और इंटू आपका स्ट्रेस तो जुड़ना है, वो स्ट्रेस जो था FU ओनली था, अल्टीमेट स्ट्रेंथ था दोस्तों प्लेट का। और अपॉन में गामा फैक्टर, जो गामा MW का वैल्यू था, गामा MV का वैल्यू था, तो 1.25। यहाँ पर दो फॉर्मूले हो गए। इवन मुझे तो KB भी याद हो गया, अब KB भी निकाल सकते हैं आप।
इन बातों को धीरे धीरे चलते रहेंगे, हमारे पास न्यूमेरिकल आते रहेंगे, लेकिन उससे पहले आज जो बात करूंगा मैं वो करूंगा बोल्ट वैल्यू की। यहीं पर जुड़ा हुआ है बोल्ट वैल्यू, इसलिए बोल्ट वैल्यू अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आप क्या करोगे दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाए कि बोल्ट वैल्यू तो क्या करोगे? पहले ही समझा रखा मैंने आपको, वैसे पहली पिछली क्लासों में भी बोल्ट वैल्यू के लिए क्या करना है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी समझा रखा है कि दोस्तों बोल्ट वैल्यू के लिए डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कहने का मतलब है, और डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट वही से तो निकालते हैं हम, कहने का मतलब है दोस्तों। अब यहीं पर आज हम शुरू करते हैं बोल्ट वैल्यू। बोल्ट वैल्यू के लिए कुछ नहीं करना दोस्तों, बोल्ट वैल्यू के लिए आप क्या, बोल्ट वैल्यू को एक्चुअली में डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट भी आप कह सकते हैं, बोल्ट वैल्यू कहो, या इसको आप क्या कह सकते हैं, इनडायरेक्टली ये आपको स्ट्रेंथ देता है, एक सिंगल बोल्ट की स्ट्रेंथ देता है, इसलिए इसको स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट भी कह सकते हैं दोस्तों। क्या बोल सकते हैं? डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट भी कह सकते हैं, इसलिए इसको डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट भी कह सकते हैं, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट से भी डिनोट कर सकते हैं, और इसी को हम वी डी और बी कहेंगे। लेकिन इसको निकालने का तरीका क्या है? इसको हम मिनिमम ऑफ बोल्ट वैल्यू, दिस इज द मिनिमम ऑफ वी डी, सॉरी वी डी एस बी, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, एक तो शेयरिंग वाला हो गया और एक हो गया आपका बियरिंग वाला वी डी पी बी। तो दोस्तों इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा ना, वी डी एस बी और वी डी पी बी, इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा यही कहलाएगा बोल्ट वैल्यू। और इसको तो खैर न्यूमेरिकल भी करेंगे हम आगे, वहां पर भी आपको याद रहेगा। ये थी बातें आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट की या बोल्ट वैल्यू से रिलेटेड, याद रहेगा। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, कहने का मतलब है आपका नया फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हेडिंग बना देंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, नेक्स्ट हेडिंग बना देंगे दोस्तों टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, बना दोगे? तो चलिए जी, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फॉर्मूला हम लिख रहे हैं दोस्तों टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, अगेन सिंपल सा। ये बात तो आप समझ ही गए यार कि जब भी आप स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ का मतलब, सामर्थ्य का मतलब है कि कितना फोर्स लेने की कैपेसिटी है, यही तो मतलब है। तो फोर्स है इनडायरेक्टली, और फोर्स निकालने के लिए एरिया इंटू स्ट्रेस ही करना है। ये तो पिछले कई क्लासों से मैं आपको बता चुका हूँ स्ट्रेंथ को निकालने का एक बेसिक तरीका। लेकिन जब आप टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो वहां पर टीयरिंग एरिया और टीयरिंग स्ट्रेस ही लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सबसे पहला सवाल ये है दोस्तों, यहाँ पर हम कौन सा एरिया को लेते हैं, मतलब कि यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट का यूज करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होना तो ये चाहिए एक बेसिक तरीके से, बेसिक फॉर्मेट से देखा जाए। वैसे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को अगर पूछा जाए किससे डिनोट करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट को डिनोट करेंगे दोस्तों टी डी बी, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट टी डी बी करेंगे। टी फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ, बी फॉर बोल्ट एंड डी फॉर डिजाइन। इनडायरेक्टली डिजाइन लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हो, सीधे सीधे टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट करोगे तो ये कहलाएगा टी डी बी। टी डी बी इज इक्वल टू, आप कह सकते हो अगर आप बेसिक फॉर्मेट पे जाएं, जैसे आप डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट सीख रहे थे, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट सीख रहे थे, डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट सीख रहे थे, तो वहीं पर उसी फॉर्मेट के साथ देखा जाए तो ये होगा नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट अपॉन गामा एम बी, पार्शियल फैक्टर सेक्टर ऑफ द बोल्ट। अरे समझ रहे बात को, कहने का मतलब है जब आप डिजाइन या टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कर रहे हैं तो नॉमिनल जो कि एक एक्सपेक्टेड फॉर्मूले से आएगा, और अपॉन उसमें फार्मूला उसमें वो लगाना पड़ेगा क्या, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो कहने का मतलब है दोस्तों एक फैक्टर हम लेते हैं यहाँ पर, उस फैक्टर का भी क्या रीजन है, वो क्यों लेते हैं, उस फैक्टर की भी बात करेंगे। देखिए जिस प्रकार से शेयरिंग में आप ले रहे थे, शेयरिंग में भी तो आप वही कर रहे थे, वो जो आपने नीचे अंडर रूट 3 करा था वही रीजन है। कहने का मतलब है दोस्तों जब आप टी एन पी की बात कर रही है, यहाँ पर एक फैक्टर की जरूरत पड़ेगी 0.9। ये 0.9 आपको डिफाइन कर रहा होगा, ये कम करवा रहा होगा, क्योंकि हमने जो है एक्चुअली में एफ यू बी लेना है। यहाँ पर क्या लेना है दोस्तों, एफ यू बी लेना है। तो हम क्या करते हैं कि 0.9 टाइम्स ऑफ एफ यू बी इंटू ए एन बी। कहने का मतलब है जो एफ यू बी है ना, है तो ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कहने का मतलब है आप ऐसे आओगे और फिर ऐसे आओगे, यहाँ पर है एफ यू बी, लेकिन इसके बाद तो जस्ट फेलियर है, तो इसलिए हम क्या करेंगे इधर तक लाने की कोशिश करेंगे, इसको कम करवाने की कोशिश की गई है 0.FUB को, और इनटू दोस्तों एरिया आ जाएगा ANB, अपॉन में आपका वही जो वैल्यू आपके पहले से चलती आ रही है 1.25,
एन बी रखें या एन कहो, जो भी आपकी मर्जी, बहुत सारी किताबों में एन बी है, एन बी भी आप रख सकते हैं। चलो कोड में जो लिखा है वही लिख देते हैं, ए एन बी, मतलब कि आपका नेट एरिया उसको कहते हैं, नेट एरिया ऑफ बोल्ट। तो ये ध्यान रखिएगा, आपका फाइनली फॉर्मूला बन चुका है। जब हम बात करेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ की, बोल्ट की, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए बन गया फॉर्मूला टी डी बी इज इक्वल टू, दिस इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। आपको याद रखना है दोस्तों 0.9 है ना, 0.9, 0.9, और यहाँ से आपका एफ यू भी तो हो ही चुका है, इनटू में ए एन बी अपॉन में दोस्तों 1.25, 1.25, गजब हो गया जी, 1.25, 1.25। दोस्तों ये बन चुका है आपका टी डी बी, ये बन चुका है टी डी बी। टीडीबी की बात किया जाए दोस्तों तो 0.9 एफयूबी हो गया, इंटू एन बी हो गया, अपॉन में 1.25 हो गया। ये हो गया आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट दोस्तों, दिस इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। हो गया जी, कोई समस्या? एन बी क्या होगा? नेट टेंसाइल एरिया जी। एन बी याद आ रहा है आपको? एन बी ए एस बी कुछ याद आ रहा है? नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ आपको। आपको पहले ही क्लास जिस दिन मैंने बोल्ट स्टार्ट किया था ना, वहीं पे समझाया था, आप भूल ही जाते तो मैं उसका क्या करूँ। एन बी इज इक्वल टू 0.78 टाइम्स ऑफ ए एस बी, यही बताया था। कुछ याद आया? अब भी नहीं आया यार? अब भी नहीं आया बेटा, तो फिर तो तुम छोड़ ही दो बोर्ड पढ़ना। हैं? अब भी नहीं आया तो छोड़ दो। नहीं बताया था कि बोर्ड का वो जो सैंक वाला जोन होता है, थ्रेडेड वाला जो जोन होता है, कम होता है ना, वो कितना कम होता है? 0.7 टाइम्स ऑफ एएसपी। तो थ्रेडेड जोन होता है, द थ्रेडेड जोन एक्चुअली। नेट टेंसाइल एरिया ऑफ बोल्ट, इसको हम ए एन बी को ही कहते हैं नेट टेंसाइल एरिया, नेट टेंसाइल एरिया, टेंसाइल एरिया, नेट नेट टेंसाइल एरिया ऑफ बोल्ट, नेट टेंसाइल एरिया ऑफ बोल्ट, एएनबी नेट टेंसाइल एरिया ऑफ बोल्ट। दोस्तों यहाँ पर एएनबी की बात करी जाए तो 0.78 टाइम्स ऑफ द एएसबी होगा। पहली बात तो हम कहते हैं कि 0.7 टाइम्स ऑफ एएसबी। एएनबी की बात किया जाए तो नेट टेंसाइल एरिया ऑफ बोल्ट होगा दोस्तों, बात को ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आपको एक चीज और बता दें जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बता दें क्या है। ये जो आपका नेट टेंसाइल एरिया ऑफ बोल्ट है ए एन बी, आपको लग रहा होगा कि सर ये सेंक थ्रेडेड एरिया से, क्योंकि हम उसके उतना ही, कहने का मतलब जो टेंसाइल एरिया है, नेट टेंसाइल एरिया है, उसको हम कितना लेते हैं, वो जो थ्रेडेड एरिया रहता है ना उसी के बराबर लेते हैं, तो इसलिए कहा गया है नेट टेंसाइल एरिया से, याद रहेगा। लेकिन यहाँ पर चेक है, चेक तो है भैया, फॉर्मूला यही है, लेकिन जो ये टीडीबी है ना, इसके लिए एक चेक है। चेक का मतलब इस पर एक चेक लगाना है कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। कहने का मतलब है दोस्तों, ध्यान से देखो, ये बात सच हो गई है कि टीडीबी निकालने का तरीका है डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। हम सभी लोगों को पता लग गया है कि 0.9 आपको एफयूबी को कम कराना था, तो ये स्ट्रेस हो गया, और एरिया में आपने बहुत ही आसान तरीके से ए एन बी कह दिया और अपॉन में डाल दिया फैक्टर 1.25। कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास फॉर्मूला बन गया, कोनो दिक्कत ना, कोनो दिक्कत ना है, बन गया फॉर्मूला। लेकिन ये जो टीडीबी है ना जी, इसको चेक भी करना है, कैलकुलेट तो कर लोगे यहां से। इट शुड बी लेस देन, इट शुड बी लेस देन, दोस्तों ये इंश्योर करना है कि ये छोटा हो किससे? एक फैक्टर, जरूर फैक्टर जानते हो क्या है? एफ यू बी एस बी अपॉन एफ यू बी, सॉरी एफ वाई बी एस बी अपॉन ऐसा एफ वाई बी ए एस बी अपॉन गामा एम नॉट, ऐसा दोस्तों। अब आपके समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये क्या हो गया। दोस्तों यहाँ पर एफ यू बी की बात किया जाए तो ये है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, और एएसबी का मतलब है दोस्तों सैंक एरिया वाला, एएसबी पहले बता दिया मैंने पीछे। और गामा एम डब्ल्यू का मतलब है दोस्तों एक पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, वो टोटली के लिए, और वो गामा एम डब्ल्यू का जो वैल्यू हमें लेना है ये 1.1 हम लेके चलते हैं, 1.1। मैंने आपको जस्ट पहले ही समझाया था दोस्तों कि जब आप स्टील बना रहे हैं, बोल्ट किससे बना है?
बोल्ट स्टील से बना है दोस्तों, और मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चरल स्टील में वैसे भी माइल्ड स्टील की बात कर रहे हो। ये कुछ ऐसा कर्व बनता है दोस्तों, याद आ रहा है? ये कर्व जो बनता है कुछ ऐसा बनता है दोस्तों, ये कुछ ऐसा, और ये ऐसा जाएगा, फिर तो उसके बाद कुछ ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा? यहाँ कहीं ये फेल होगा जी। ये दोस्तों इधर अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, और यहाँ पर होता है आपका FUB, कहने का मतलब है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो आप जनरली तो ये बात तो कर चुके हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के साथ तो आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिया, 0.9 का नीचे भी लगा दिया, लेकिन टोटल बड़ा एरिया जो है, बड़ा मतलब कि पूरे, अभी तो आपने नेट एरिया लिया है, अभी तो आपने नेट एरिया ले रहा है क्योंकि दोस्तों होता क्या नहीं कि पूरे के पूरे मेंबर में टेंशन नहीं आता है, वो एरिया जहां पर रियल में एक्चुअल में टेंशन क्रिएट हो रहा है उसी को आप नेट एरिया कह रहे थे, एक्चुअल एरिया। लेकिन अब अगर आप जब पूरे, हो सकता है कि एडवांस सिचुएशन कभी पूरे एरिया पर हो सकता है कि पूरे एरिया पर हो, पूरे शैंक एरिया पर पूरा टेंशन क्रिएट हो, और ये आपका यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में गामा फैक्टर 1.1 से घटा करके, तो दोस्तों इस फैक्टर से तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। फॉर द satisfaction ऑफ द कंडीशन द TDV, the tensile strength of bolt is less than, it should be less than FUB into ASB upon gamma MW. This criteria is checked so that excessive yielding does not result in non-functional joint before rupture. ये क्या कर रहा है दोस्तों, ये जो चेक है ना, ये जो चेक आपने लगाया है ना, ये बहुत बड़ा चेक है, 2 लाख का चेक है ये जो चेक है ना, ये क्यों लगाया आपने? दिस चेक इंश्योर दिस क्राइटेरिया, ये जो क्राइटेरिया ना चेक करना पड़ेगा, दिस क्राइटेरिया इज चेक, इस क्राइटेरिया को चेक कराना ही पड़ेगा, इस क्राइटेरिया को चेक कराना ही पड़ेगा दोस्तों, इसके बिना नहीं होगा। लेकिन क्यों कराना पड़ेगा ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्राइटेरिया सो दैट एक्सेसिव बिल्डिंग, यहाँ पे लिख देता हूं, सो दैट एक्सेसिव बिल्डिंग, बहुत ज्यादा एक्सेसिव बिल्डिंग, बहुत ज्यादा यील्डिंग, एक्सेसिव यील्डिंग कहने का मतलब एक्सेसिव यील्डिंग डज नॉट रिजल्ट, डज नॉट रिजल्ट, ध्यान से देखते रहेगा, डज नॉट रिजल्ट इन इन नॉन फंक्शनल ज्वाइंट, इन नॉन फंक्शनल ज्वाइंट, नॉन फंक्शनल ज्वाइंट बिफोर, नॉन फंक्शनल ज्वाइंट बिफोर rupture, before rupture. This criteria is checked so that excessive bleeding does not result in non-functional joint before the rupture. ये है दोस्तों सिचुएशन, कहने का मतलब है ये क्राइटेरिया आपको चेक करना ही करना है ना, क्योंकि आपको ये देखना है कि बहुत ज्यादा यील्डिंग होने से आपका कोई ज्वाइंट, जो ज्वाइंट आप बना रहे हैं बोल्टेड ज्वाइंट, कहीं नॉन फंक्शनल तो नहीं हो गया है कि दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि नॉन फंक्शनल हो रहा है तो इसका मतलब अभी आपके आगे रप्चर होगा, अब आगे क्या होगा, रप्चर होगा। देखो यहां तक तो ठीक है, इधर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीजें ही आपके जब बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी तो ये आपका नॉन फंक्शनल होता रहेगा, और धीरे 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 यहाँ पहुंच गया होगा, उसके बाद ये रप्चर हो जाएगा। इसका मतलब इसको पहले ही इंश्योर कर दो, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना इंश्योर कर दो कि इससे बड़ा होता है ना, इससे बड़ा है कि ना ये वैल्यू, तो अब इसका मतलब फिर वो खराब चीज है। तो कहने वाले दिस क्राइटेरिया चेक सो दैट एक्सेसिव बिल्डिंग डज नॉट रिजल्ट इन नॉन फंक्शनल ज्वाइंट बिफोर द रप्चर, रप्चर से पहले नॉन फंक्शनल ना हो। और कहने का मतलब समझ रहे बात को, बहुत ही बेहतरीन चीज आपने सीखी दोस्तों। कहने का मतलब आपने 3 बातें बहुत ही तरीके से सीखी बोल्ट के रिगार्डिंग, अभी तो प्लेट के बारे में पढ़ना है आपको। कहने का मतलब है दोस्तों आपने बोल्ट के रिगार्डिंग या बोल्ट की स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं
अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, अभी तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट सीखनी है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट सीखनी है। अभी क्या सीखा आपने? डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट सीखा दोस्तों, सॉरी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट को सीखा। और डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट में सबसे पहले आपने सीखा VDSB, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। उसके बाद सीखा आपने BDPB, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। और तीसरा सीखा आपने बी सॉरी TDP। कहने का मतलब है डिजाइन स्ट्रेंथ टेंसाइल डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट या टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। हम सभी लोगों को फॉर्मूले तो रट ही चुके हैं भाई, एक नज़र में आप बता सकते हो कि ये आता था सर FUB अपॉन, देखो रट के ही होगा भाई काम। आप कितना भी जो है कितने भी जो है थ्योरी पढ़ लो, जब तक आपने बार बार ये फॉर्मूले लिखे नहीं रटे नहीं तब तक क्या फायदा यार। NNANB प्लस, मुझे भी तो याद हो ही गया ना, NSASB और इंटू में बीटा एल जी बीटा PK, तो ये तो हो गया आपका डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। बात करते हैं डिजाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, जिसमें कि आपने देखा सबसे पहले हमने देखा था कि 2.5 का फैक्टर लिया था और उसमें मल्टीप्लाई किया था KB का, किया था कि नहीं किया था? देन आपने किया था कि सर थिकनेस तो लेना पड़ेगा और इसका डायमीटर तभी तो एरिया आएगा, लेकिन स्ट्रेस क्या लिया था यहाँ पर? स्ट्रेस लिया था सर FU ओनली, लेकिन अपॉन में आपने 1.25 फैक्टर तो डाला ही डाला था। KB के लिए भी फॉर्मूला था, वहां से E अपॉन 3D नॉट या D, उधर से दूसरा आपने देखा P अपॉन 3D माइनस 0.25। उसके बाद उधर से देखा आपने कि भैया FUB अपॉन FU, और उसके बाद 1 उससे कम नहीं होना चाहिए, सब लिखा रखा आपको, मैं फिर से डिस्कस नहीं कर रहा। डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, कहने का मतलब है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट में सबसे पहला ही फैक्टर 0.9 था, उसके बाद सीधे मल्टीप्लाई किया गया, FUB को कम करवाया गया, और उसके बाद आपका ANB नेट एरिया ऑफ बोल्ट लिया गया, और नीचे फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो सेम टू सेम आपका 1.25 था। कहने का मतलब यह है दोस्तों डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट VDSB, VDPB और TDP। लेकिन अभी काम नहीं हुआ है दोस्तों, आपको बता दें कि अभी जब हम डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट लिखते हैं, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट में तो और कहानी है जी, हैं? इतने हल्के में ले रहे हो क्या? इतना हल्के में थोड़ी होगा काम, तो अभी बहुत कहानियां हैं। ये क्या किया आपने अभी? अभी आपने डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट में देखा है, लेकिन काम नहीं हुआ अभी। अभी तो प्लेट की स्ट्रेंथ आप अलग से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यार जब आप कभी भी ज्वाइंट की बात करते हैं ना, कभी आप लिखते हैं बोल्टेड कनेक्शन या बोल्टेड ज्वाइंट, इसका मतलब केवल बोल्ट नहीं होता है, इसका मतलब प्लेट भी होता है। क्योंकि यार प्लेट भी अगर आपका सेफ है और बोल्ट फेलियर हो गया तो क्या फर्क भाई, सीधे सीधे हम तो यही करेंगे ना, हम तो यही कहेंगे ना कि कनेक्शन ही फेल हो गया। सपोज दैट आपका टीयरिंग में फेल हो गया प्लेट और बोल्ट ठीक है, फिर भी हम कनेक्शन का फेल मानेंगे ना। कि मान लेते हैं कि शेयरिंग में प्लेट फेल हो रहा है, बोल्ट नहीं हो रहा है, फिर भी हम कनेक्शन का फेल मानेंगे। इसलिए हमें बोल्ट की स्ट्रेंथ का भी पता होना चाहिए और प्लेट की स्ट्रेंथ का भी पता होना चाहिए। और जब दोस्तों हम जब डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट की बात करते हैं तो कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है, ध्यान से सुनिएगा। हम पढ़ते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट में, कौन सा पहले पढ़ना, भले मैं पहले एक बार एक काम करता हूँ, नाम लिखा देता हूँ सबके और फिर एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला नाम आएगा दोस्तों, ध्यान से देखो, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोर्ड में पहला जो नाम आएगा डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। भाई सबसे पहले तो शियर स्ट्रेंथ ही आएगा। कहने का मतलब प्लेट आपका किन किन चीजों में फेल हो सकती है, यहां पर मैं आगे लिखूं, प्लेट में बी फेल इन, प्लेट में बी फेल बाय। अब जिन जिन चीजों से खतरा है उन चीजों में आप शियर स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ, टियरिंग स्ट्रेंथ सबको जान लो। सबसे पहले है दोस्तों शियरिंग ऑफ प्लेट, सबसे पहले दोस्तों शियरिंग ऑफ प्लेट, और जब प्लेट का शेयरिंग हो रहा है तो शेयरिंग स्ट्रेंथ तो निकालना होगा। दूसरा फेलियर का कारण क्या हो सकता है? बियरिंग हो सकता है प्लेट में, बियरिंग आपने लिख दिया। यील्डिंग ऑफ प्लेट, दूसरा होता है दोस्तों यील्डिंग, ये नाम शब्द आपने पहली बार सुना होगा,
प्लेट का यील्डिंग का मतलब क्या है? प्लेट में बियरिंग नहीं पड़ेंगे, शेयरिंग यील्डिंग होगा। दूसरा मतलब तीसरा तीसरा शब्द है रप्चर ऑफ प्लेट। रप्चर, आप सोच रहे होंगे ऐसे नाम तो हमने पहली बार सुने हैं सर, रप्चर ऑफ प्लेट। और चौथा है दोस्तों ब्लॉक शियर फेलियर ऑफ प्लेट। कहने का मतलब है ब्लॉक शियर फेलियर। ये नया है, इसमें रिकमेंड मॉडिफाइड करके डाला गया है एलएसएम के कोड में, पहले नहीं था ये, इसको हमको अब पढ़ना पड़ेगा। तो ब्लॉक शियर फेलियर, ब्लॉक शियर फेलियर कहने का मतलब है दोस्तों शियरिंग ऑफ द प्लेट, यील्डिंग ऑफ द प्लेट, रप्चर ऑफ प्लेट और ब्लॉक शियर फेलियर, या ब्लॉक शियर फेलियर ऑफ द प्लेट, ये ब्लॉक शियर फेलियर आप कहते हैं। तो चार तरह के मोड हैं प्लेट के, जो जो जिन जिन मोड्स में वो फेलियर हो सकता है। कहने का मतलब है हम कह सकते हैं प्लेट में बी फेल बाय, वन इज द शियरिंग ऑफ प्लेट, यील्डिंग ऑफ प्लेट, रप्चर ऑफ प्लेट एंड ब्लॉक शियर फेलियर। चलिए जी शुरू करते हैं एक एक करके। सभी को सभी पढ़ना है हमको, तो हमारा तो मकसद सभी को पढ़ना है। एक एक करके सारे के सारे हमको पढ़ने हैं दोस्तों, एक एक करके सबको डिस्कस करना है। ध्यान से मेरी बात को सुनते रहिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा शेयरिंग ऑफ प्लेट की। शेयरिंग ऑफ प्लेट के लिए कुछ बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना। शेयरिंग ऑफ प्लेट अगर आपको कभी बढ़ाना है, मतलब कि उसको शेयरिंग ऑफ प्लेट नहीं, शेयरिंग के लिए बचाना है, तो आप क्या करोगे, एंड और एज डिस्टेंस को बढ़ा दोगे। प्लेट में कोई खतरा नहीं है, प्लेट में खतरा आप बचा सकते हैं कि जो आपका, देखो इधर देखो, स्टीयरिंग आपको बचाना है कैसे, देखो जरा ध्यान से, देखो मैं बताता हूँ आप कैसे बचा सकते हैं। भाई अगर आपको प्लेट का स्टीयरिंग बचाना है और खासकर बियरिंग भी बचाना है, तो आप क्या करोगे, जो एंड और एज डिस्टेंस दे रहे हैं, जैसे कि आप कहूँ एक आपका प्लेट ऐसा है और एक प्लेट आपका ऐसा है, जैसे ऐसा है, ऐसा ऐसा। अब लोडिंग तो आना ही है जी। ज्यादा खतरा कहाँ पर है स्टीयरिंग का, प्लेट का फेलियर होने का, स्टीयरिंग एक्शन फटने का, यहाँ पर है ना। यहाँ पर तो आपने एंड एंड डिस्टेंस जो है मेंटेन की हुई, तो आपका तुरंत नहीं फटेगा। इसलिए शेयरिंग ऑफ प्लेट के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा हथियार नहीं अपनाना, आपको कुछ हथियार कुछ फॉर्मूले नहीं लगाने, बस एक चीज ध्यान रखिएगा, शेयरिंग को बचाने के लिए आपको एंड और एज डिस्टेंस को बढ़ानी पड़ेगी। द शेयरिंग ऑफ प्लेट कैन बी अवॉइडेड बाय, यहाँ पर लिख ही देता हूँ बल्कि, शेयरिंग ऑफ प्लेट कैन बी अवॉइडेड बाय शेयरिंग, ठीक है, शेयरिंग की बात हो रही है, शेयरिंग ऑफ प्लेट कैन बी अवॉइडेड बाय, शेयरिंग ऑफ प्लेट कैन बी अवॉइडेड बाय, शेयरिंग ऑफ प्लेट कैन बी अवॉइडेड बाय, शेयरिंग ऑफ प्लेट कैन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग sufficient and edge distance and edge distance। अगर एंड और एज डिस्टेंस खूब सारा रखते हैं तो दोस्तों आपको कोई एडिशनल टर्म टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका शेयरिंग होने का खतरा बच जाएगा। कहने का मतलब है द शेयरिंग ऑफ द प्लेट कैन बी अवॉइडेड बाय कीपिंग द सफिशिएंट एंड और एज डिस्टेंस। तो पहले का तो काम हो गया, लेकिन भैया यहाँ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। और वैसे भी ये बात तो आपको पहली बार ही सुनाई दे रही है, ये तो हमने रिबेट में भी नहीं पढ़ा, रिबेट में नहीं पढ़ते हम इनको, ये तो हमने अभी पहले भी नहीं पढ़ा, बोर्ड में भी नहीं पढ़ा, ये केवल प्लेट में हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सेकंड नंबर यील्डिंग ऑफ प्लेट, सेकंड नंबर है यील्डिंग ऑफ, बहुत ही आसान है, घबराए नहीं आप। यील्डिंग ऑफ प्लेट, बेटा ये बात तो सच है, आपको यील्डिंग शब्द का मतलब पता है क्या, यील्डिंग शब्द का मतलब पता है क्या, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बताया था क्या कभी जीवन में। हम सभी लोग जानते हैं कि दोस्तों, जैसे कि मैं माइड स्टील के एक मेंबर देखो, इस पर लोड लगाए, लोड लगाते चलें। शुरुआत में तो आप देखते हो कि आप लोड लगाते हो, तो इस लोड को अगर हटा दें तो फिर से रिगेन कर सकता है अपनी अवस्था को, ओरिजिनल अवस्था को, लेकिन धीरे धीरे और खींचते रहोगे। अगर आप छोड़ दें लोड तो ये वापस तो आएगा, लेकिन एक आपका परमानेंट स्थान पे नहीं आएगा, मतलब सॉरी, जो आपकी ओरिजिनल अवस्था उस पर नहीं आएगा, उसको कहते हैं परमानेंट सेट। अगर ये पीछे आया और इतना तुम्हारा इधर तक आया कहीं, तो परमानेंट सेट, उसमें प्लास्टिक में आ गया। उसके बाद आपका वो परफेक्टली प्लास्टिक जोन के बाद वो स्ट्रेन हार्डनिंग जोन में पढ़ा रखा ना मैं आपको, भूल जाते तुम लोग, ऐसे ऐसे फिर ऐसे और इस तरह से, है ना।
यहाँ पर तुम्हारा ये जो है इलास्टोप्लास्टिक जोन, फिर तुम्हारा परफेक्टली प्लास्टिक जोन, स्टेन हार्डनिंग जोन, और उसके बाद तुम्हारा नेकिंग टूटना स्टार्ट हुआ। दोस्तों ईल्डिंग ये पॉइंट होता था, ईल्ड पॉइंट। ईल्ड पॉइंट का मतलब होता था हल्का सा डिफॉर्मेशन आ गया है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया है। ईल्डिंग के बाद तो आपके कई सारे जोन होते हैं, फिर तो आपका अल्टीमेट जोन होता है, समझ गए। ईल्डिंग का मतलब हल्का सा डिफॉर्मेशन हो सकता है आपका शुरुआत में, उसकी बात कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक बात, पहले से भी पता थी आपको। जब आप बात करेंगे ईल्डिंग ऑफ प्लेट, प्लेट के जब ईल्डिंग होगा दोस्तों, तो वहां पर सुनिएगा जरा ध्यान से, ड्रॉ द ग्रॉस सेक्शन ईल्डिंग, क्योंकि ईल्डिंग जो हम मान के चलते हैं, ईल्डिंग आपके पूरे ग्रॉस एरिया में मानते हैं, रप्चर आपके केवल नेट एरिया पर होता है। क्योंकि दोस्तों हम क्या मानते हैं ना, देखो ये प्लेट है, इसमें क्या हो रहा है, जब आपने खींचा ये प्लेट कुछ ऐसे थी, सपोज दैट इसको खींच रहे, सपोज दैट आप टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, ऐसा खींच रहे हैं, कोई भी लोड है ऐसा खींच रहे हैं, तो इसमें क्या हुई है, ईल्डिंग। ईल्डिंग हम क्या मानते हैं, ग्रॉस एरिया पे मानते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा हमेशा के लिए, इस बात को ध्यान रखिएगा, एग्जाम में भी पूछा जाता है ईल्डिंग आपके किस एरिया पर आता है, ग्रॉस एरिया या नेट एरिया। ईल्डिंग तो हम ग्रॉस एरिया पर मानेंगे, पूरे एरिया पर आपका डिफॉर्म हो चुका है, देखो ना हर जगह पर इफेक्ट हो रहा है। लेकिन जब आप नेट एरिया की बात करते हैं, या टेंसाइल की बात करते हैं, टेंशन क्रैक्चर की बात करते हैं, या रप्चर की बात करते हैं, अगला हम पढ़ेंगे रप्चर। तो रप्चर में क्या होता है कि जैसे आपके पास किसी पर्टिकुलर ज्वाइंट पर आपका कहीं पर स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो हम पूरे एरिया को नहीं लेंगे, फिर पूरे एरिया में क्यों ले भाई, पूरे एरिया में क्यों लें, किसी पर्टिकुलर जोन जहां पर वो फेलियर हुआ है, तो उसी को बोलते हैं रप्चर एरिया, या उसको बोलते हैं दोस्तों आप क्या, उसमें हम कौन सा एरिया लेंगे, उसमें ये ग्रॉस एरिया तो लेंगे नहीं, उसमें लिया जाता है, उसको बोला जाता है, उसके उस नई टर्म्स को कहा जाता है नेट एरिया। वो नेट एरिया, ये वास्तविक एरिया, वो एक्चुअल एरिया जिसमें आपका टेंसाइल क्रैक हुआ था। चलिए खैर यील्डिंग की बात करते हैं सबसे पहले। दोस्तों यील्डिंग ऑफ प्लेट के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा फॉर द ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, इसमें हमको पढ़ना क्या है, इस पूरे में हमको पढ़ना है फॉर ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, ग्रॉस सेक्शनल यील्डिंग, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग ये है जी। इसमें हम बात करेंगे दोस्तों ग्रॉस सेक्शनल यील्डिंग पूरा का पूरा, डी जी इसको बोला जाता है, डी डी और जी सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, डी डी जी, जिसको हम क्या कहेंगे, अगेन अगेन आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ ही होगा ये, सॉरी अगेन तुम्हारा ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग होगा, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा, लेकिन क्या है ये, अरे क्या है ये दोस्तों, एफ वाई इंटू ए जी, अरे भैया एफ वाई टू ए जी अपॉन गामा एम नॉट है जी। आपको बता दें ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आगे मैं आपको एफिशिएंसी ऑफ द ज्वाइंट सिखाऊंगा, जैसे रिबेट में सिखाया था, तो वही चीज यहाँ पर भी होगी, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए ना जी। बस अब देखो इधर, ईल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, ठीक है यहाँ पर ईल्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर बोल्ट का कोई लोचा नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, आप देख रहे होंगे किसी भी फॉर्मूले में मैंने 20 शब्द यूज नहीं किया है। 20 शब्द यूज न करने का रीजन एक ही है, क्योंकि ये सारी की सारी बातें मैंने प्लेट के लिए स्टार्ट की है, पहले से मैं आपको समझा दिया हूँ, बोल्ट का कहीं पर भी मैं जिक्र नहीं करूंगा अभी, इसलिए ध्यान रखिएगा ग्रॉस सेक्शनल रीडिंग के लिए पूरा का पूरा सेक्शन, पूरा का पूरा ग्रॉस एरिया पर रीडिंग हो रही है, उसके लिए एरिया भी आपको ग्रॉस लेना पड़ेगा, लेकिन जब यील्डिंग यील्डिंग चला रहे हैं तो स्ट्रेस भी यील्डिंग लेना पड़ेगा, और अपॉन में पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिया। सबसे पहले यहाँ पर गामा एम वैल्यू जो हमारा सेफ्टी फैक्टर है वो कितना लेना है, तो दोस्तों ये हो गया 1.1। चलिए नोटेशन लिखते हैं क्या क्या है, सबसे पहले टी डी जी की बात करते हैं दोस्तों, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, टीडीजी क्या है, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ है दोस्तों, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ याद रहेगा, रहेगा बिल्कुल रहेगा। इन ग्रॉस सेक्शनल यील्डिंग डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ है, लेकिन इन ग्रॉस सेक्शनल ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, कहने का मतलब है मित्रों कि डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन द ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, कहने का मतलब ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग में डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ टी डी जी की बात हो रही है दोस्तों। एजी की बात करें तो ग्रॉस एरिया ऑफ द सॉलिड प्लेट, ए जी की हम बात करते हैं तो ये होता है ग्रॉस एरिया ऑफ सॉलिड प्लेट, ऑफ सॉलिड प्लेट। क्योंकि आपको लग रहा है दोस्तों ये सॉलिड शब्द क्यों लिखा है, देखो सॉलिड शब्द मैं कहता हूं आपको क्यों लिखा है, ये प्लेट है, सपोज दैट ये क्या है दोस्तों, प्लेट है,
इसमें आपने होल किए होल किए होल किए होल किए, तो फिर तो भैया ये तो बोल्ट की स्ट्रेंथ को बता देगा ना। हम बात कर रहे हैं प्लेट में कितना स्ट्रेंथ है, आपको बोल्ट बार नहीं हटाना है। जब हम पूरे ग्रॉस एरिया की बात कर रहे हैं तो इसमें पूरा एरिया आ जाएगा, इसमें पूरा एरिया आ जाएगा, पूरे ग्रॉस एरिया मतलब पूरा बिना होल के, सॉलिड प्लेट जिसको कहते हैं देखो। लेकिन जब आप नेट एरिया ले रहे होंगे तो उस समय पर जिस जिस जगह पर आपका वो क्रिटिकल जोन था, आप उसको पढ़ेंगे, क्रिटिकल सेक्शन बनाओगे, हम आगे पढ़ेंगे, तो वो जोन जो होगा ए नेट, वो पर्टिकुलरली आपका नेट एरिया ही लिया जाएगा जहां पर आपका खतरा है टेंशन का। लेकिन यहाँ पर तो आप क्या कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल रीडिंग की बात कर रहे हैं, पूरे की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इजी लिया गया है। समझ के बात को, गामा एम डब्ल्यू का वैल्यू 1.1 लेने को कहा ही है। For the gross sectional reading, TD is equal to TDG is equal to FU, sorry, FY into AG upon gamma naught, और gamma m naught is equal to 1.1 दोस्तों। TDG, this is the design tensile strength in the gross sectional reading, and AG is the gross area of the solid plate, gross area of the solid plate। ये तो थी दोस्तों आपका रीडिंग की बात। लेकिन घबराओ मत आप, एक और फॉर्मूला भी आपका रप्चर के लिए, इस फॉर्मूले को हम याद रखेंगे अभी थोड़ा देर के लिए, अभी मैं इस पर काम करवाऊंगा, टेंशन बिल्कुल ना लो, सभी फॉर्मूले को याद कराएंगे। अभी रप्चर के लिए बात कर रहे हैं दोस्तों। अब किसके लिए बात हो रही है, रप्चर ऑफ प्लेट के लिए बात हो रही है, नेट सेक्शन रप्चर। यहाँ पर अब बात हो रही है रप्चर ऑफ प्लेट के लिए, रप्चर ऑफ प्लेट। और रप्चर ऑफ प्लेट में हमको निकालना क्या है, इन द नेट सेक्शन रप्चर। कहने का मतलब है इन नेट सेक्शन रप्चर हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इन नेट सेक्शन रप्चर। यहाँ पर लिख देता हूँ, इन नेट सेक्शन रप्चर, सेक्शन रप्चर। कहने का मतलब है ना, है तो वही चीज, है टेंसाइल स्ट्रेंथ ही, लेकिन आपको बताया ना मैंने, सपोज दैट आपका इस वाले जोन पर, इधर पर, इस सेक्शन पे आपका पूरा का पूरा टेंसाइल स्ट्रेंथ खत्म है, तो उसको जानकारी हम ले रहे हैं सॉलिड प्लेट के हिसाब से, ग्रॉस एरिया के हिसाब से तो ले गया। ग्रॉस एरिया अगर आपका पूरा ग्रॉस एरिया में रीडिंग आ रही है तो वो अलग चीज है, लेकिन आपका कोई नेट सेक्शन रप्चर हो रहा है, कोई पूरा का पूरा रप्चर टूट रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उसके लिए क्या कहानी होगी, क्योंकि नेट एरिया लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो कहने का मतलब है दोस्तों, टी डी एन इज इक्वल टू, टीडीएन से डिनोट करते हैं उसको, नेट से उसकी स्ट्रेंथ को, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन द नेट रप्चर सेक्शन। उसमें हम क्या करेंगे देखो जरा, 0.9 तो लेना ही है, एफ यू भी अल्टीमेट वाला तो लेना ही है, और दोस्तों यहाँ पर ए एन से हम डिनोट करते हैं, अपॉन में फैक्टर जो लिया जाएगा 1.1 तो लिया ही जाएगा। गामा सॉरी 1.1 नहीं लेते यहाँ पर, एक गामा एम वन, गामा एम रख दो बस, क्योंकि यहाँ पर गामा एम वन का जो वैल्यू है ना, ये हम 1.25 जैसे बोर्ड में रख रहे थे ना, वही सेम रख रहे हैं। इसलिए मैंने गामा एम बी इसलिए लिखा क्योंकि हम बोर्ड की तो बात कर नहीं रहे भाई, बोर्ड की बात होती तो तब तो लिखते भी। कहने का मतलब है टीडीएन का फॉर्मूला भी तैयार हो गया दोस्तों, टीडीएन का फॉर्मूला बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार हो गया। TDN is equal to 0.9 FU into AN upon gamma M1। AN का मतलब है दोस्तों इफेक्टिव नेट एरिया ऑफ द सेक्शन। AN का मतलब है यहाँ पर इफेक्टिव, बताऊंगा आपको, टेंशन न लो, निकालना सिखाऊंगा। इफेक्टिव नेट एरिया ऑफ द सेक्शन, इफेक्टिव नेट एरिया ऑफ सेक्शन निकालना सिखाऊंगा दोस्तों, टेंशन न ले। यहाँ पर गामा M1 वही जो आपका ले रहे थे, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे हम, जो कि प्लेट के लिए होगा, इस बात को ध्यान लेके, बोल्ट नहीं है अभी यहाँ पर। ए एफ यू तो तुम जानते ही हो, बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पर दोस्तों अगर आपसे बोला जाए कि ये जो ए एन है, तो नेट इफेक्टिव एरिया, इफेक्टिव नेट एरिया ऑफ द सेक्शन, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन रप्चर, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, टीडीएन क्या है, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन रप्चर, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन रप्चर। यहाँ तक बताओ मुझे कोई समस्या है तो,
समस्या कुछ होगी नहीं, सारे फॉर्मूले हम रट रहे हैं, कोई समस्या है ही नहीं। टेंसर जो एलएसएम के फॉर्मूले होते हैं, काफ़ी चीज़ें तो आपकी रटने की ही होती हैं। यहाँ तक बताओ बालकों, कोई समस्या है तो बताइए फिर भी, नो आपको। ठीक है, बढ़िया।
आज के एपिसोड को दोस्तों यहाँ पर हम रखते हैं। रप्चर स्ट्रेंथ हमने सीखा, कहने का मतलब है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट में हमने प्लेट की जो स्ट्रेंथ देखी, शेयरिंग में देखी, यील्डिंग में देख लिया, रप्चर में भी देख लिया। बस मात्र एक रहता है, हमने भले यहाँ पर आपको नेट एरिया निकालना भी आपको सिखाना है। अलग अलग केस होंगे, चैन का केस होगा, अगर बोल्टिंग वाला केस होगा, डायमंड वाला केस आगे पढ़ेंगे। टी एन जो टी डी एन है उसके लिए आपको ए एन का लोचा होगा, ए एन निकालना सिखाऊंगा अलग अलग केसेस के लिए। फिर आप जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट केस ब्लॉक शेयर फेलियर, और देन फाइनली आपका एफिशिएंसी निकालना सिखाऊंगा ज्वाइन के, और फिर हमारा काफ़ी हद तक हमारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस एपिसोड को यहीं पर रखते हैं। वेरी मच।